यो मैम। ठीक है, बिकॉज नीता वाज द वन जिसने होमवर्क करा था, तो मुझे उसमें कुछ करेक्शन बतानी थी। नीता आती है तो मुझे बताना, होमवर्क करा तो करेक्शन तो बता दूंगा उसे। एक सेकंड। चलो, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग करेंगे यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने बोले थे होमवर्क के, बस वही डिस्कस करेंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चन। ओके, सो आज का हमारा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो कंप्लीट चैप्टर हम वैसे तो उसको स्पीड में करते हैं, बट बिकॉज आपका भी 1 ही घंटे का लेक्चर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और जल्दी करें। तो हमारा टारगेट था इसको 3 दिन में खत्म करने का, एंड विल ट्राई कि हम इसको 3 दिन में खत्म कर दे विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, दैट मीन्स आपको रोज पढ़ के आना है। सबसे पहली चीज, कल जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग क्लास होती है ना, यो मैम। यो मैम। मॉर्निंग क्लास में तो तुम समझ ही रहे हो, तो यो मैम। द ह्यूमर अपार्ट, रोना आ गया मुझे सोच के। मॉर्निंग क्लास कल तुम्हारी है एक्चुअल में 12 PM to 3 PM दोपहर में, ओके। यस मैम। और इसमें मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ा नहीं रही, मैं इसमें तुम्हारा जो पूरा का पूरा संडे टेस्ट पेपर था ना तुम्हारा, पूरा का पूरा FST फुल स्टेपर टेस्ट, यो मैम। 90 क्वेश्चन है, मैं तुमको वो कराऊंगी डिस्कस। क्यों? क्योंकि इस वाले संडे टेस्ट में क्या सिलेबस आ रहा है? फुल सिलेबस आ रहा है। हाँ प्रिया बोलो। हम टाइम चेंज नहीं हो सकता? बेटा दिस इज द फाइनल टाइम, क्योंकि काफी बच्चों की सुबह कोचिंग थी, कुछ कुछ बच्चों की 9 से 12, 9 से 12, इसलिए है ना। एक ही बच्चे की प्रॉब्लम है तो नहीं मैं टाइम चेंज कर पाऊंगी। काफी बच्चों को प्रॉब्लम थी, पहले मैं 9 बजे रख रही थी, पर फिर वही इशू था कि काफी बच्चों का फिजिक्स का ट्यूशन है सुबह, तो फिर कैंसिल नहीं कर सकती, है ना। तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लियो अगर एक बच्चा एब्सेंट है तो FST का मैं तुम्हें पूरा डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो कल 12 से 3 बजे क्लास होगी, जैसे तुम्हारा खत्म हो जाएगा मैं छोड़ दूंगी। सो यू हैव ब्रेक इन बिटवीन ऑल्सो। वैसे भी क्वेश्चन डिस्कशन है तो मैंने ज्यादा बोलना है, बस अपनी NCERT लेना और अपने नोट्स लेकर आना, ओके। सो इसी बहाने हम लोग अपना पूरा जो एक 12th का सिलेबस है उसको क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। क्योंकि आपके अभी संडे टेस्ट में भी तो पेपर आएगा ना दोबारा से। यो मैम। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम उसको दोबारा से रिवाइज करके पेपर दे सको, राइट। FST का पर्पस ही होता है कि तुम्हें पता चले तुम किस चैप्टर में वीक हो, ताकि तुम उस चैप्टर में मेहनत करो, ओके। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ FST, राइट। सो ठीक है, हम लोग ये करेंगे कल 12 से 3, तो सुबह 6 बजे 5:45 पे ना कोई उठे और ना मुझे कोई उठाए, ठीक है जी। यो मैम। लेट इट बी वेरी क्लियर। तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव है एक्सक्रीशन इन एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में एक्सक्रीशन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, इसको करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सारे PYQs हमारे निकल जाते हैं, एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अगर आपने एनिमल किंगडम रिवाइज नहीं किया है तो आप इसमें उलझ सकते हो, इसलिए मैंने कहा था घर से पढ़कर आना ताकि थोड़ा सा रिकॉल करके आओ। सेकेंड हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में डायग्राम भी है इसका बहुत क्लियर, और उसके ऊपर थ्योरी भी लिखी हुई है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, एंड प्लस हमारे हमेशा की तरह PYQs लगाएंगे इसके ऊपर। अगर इस चैप्टर की मैं वेटेज बोलूं तो इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं लगाऊं तो लगभग, वैसे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, पर क्योंकि अब चैप्टर कम हो गया तो मैं कह सकती हूँ 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स कितने मार्क्स का हो गया ये पेपर, ये चैप्टर? मार्क्स का 16 मार्क्स का, राइट। तो 8 to 16 मार्क्स का पेपर है, और बहुत छोटू सा पेपर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो जल्दी से कवर भी हो जाता है, बस आपको उसको रोज साथ साथ रिवाइज करते रहना है, दैट्स द ट्रिक। जैसे हमारा ये खत्म होगा ना, टाइम से पहले अगर हो जाएगा तो एक बार ब्रीदिंग कार्डियो वाला चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर दोबारा से रिवाइज करेंगे, ओके। चलो, अब देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन होनी जरूरी है, तो अगर नाइट्रोजन हो उसके अंदर तो हम उसको कहते हैं कि उसकी एक्सक्रीशन होगी। एक होती है एक्सक्रीशन और एक होता है वर्ड डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट बाय एज फीसिस। सॉलिड फीसिस होती है ना, उसको कहते हैं डेफिकेशन, जिसको कहते हैं पूप करना, है राइट। तो डेफिकेशन का जो मटेरियल है वो कैसे बनता है, वेस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड,
ये अनडाइजेस्टेड फूड का है सिर्फ। जो तुमने खाया उसमें से जोन सा पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है एज फीसिस। एक्सक्रीशन इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है तुम्हारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन से। जैसे मेरे दिमाग में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चल रहे हैं, मेरे हर एक सेल के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं ना, मतलब केमिकल रिएक्शन इन माई बॉडी, इसमें से जो वेस्ट बनता है उसको बाहर निकाल देना, दैट इज एक्सक्रीशन। समझ आया? यो मैम। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? किसको रिमूव करते हैं हम? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट। और कैसे जनरेट होते हैं? तो जोर से बोल ले। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन बॉडी का मतलब क्या होता है? मैम केमिकल रिएक्शन मतलब। हाँ, और अगर तुम एक्सेस में कभी खाते हो तो उससे भी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी ये रिमूव करता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्सक्रीशन। तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन, डेफिकेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डाइजेशन वाले चैप्टर में आता था जो आपके सिलेबस में नहीं। ऑलराइट, चले आगे। यो मैम। ठीक है, तो हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उन चीजों को रिमूव करना है जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, है ना। तो इस बेसिस पे साइंटिस्ट ने 3 तरीके से मटेरियल को डिवाइड करा है कि 3 चीजें हैं जिसको हम एक्सक्रीशन में बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन में वैसे वेस्ट रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ, किस वे से निकालते हो? डेफिकेशन में तो पूप बनता है, स्टूल बनता है, और एक्सक्रीशन में क्या रिलीज होता है बॉडी से? यूरिया। यूरिन ना? यो मैम। यूरिन जनरली हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, राइट। तो बॉडी से जो वेस्ट निकलना है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत हार्मफुल भी हो सकता है और थोड़ा कम हार्मफुल भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरीके का है, नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, साथ साथ लिखो। नाइट्रोजनस वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजनस वेस्ट। कितने कैटेगरी में डिवाइड करा हमने? 3 कैटेगरी। शाबाश। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक। फिर जो ठीक ठाक टॉक्सिक है, और एक जो बहुत ही कम टॉक्सिक है। ठीक है, बॉडी में अगर रहेगा तो बहुत कम टॉक्सिक है। सो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है अगर बॉडी में रहेगा ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मोस्ट टॉक्सिक होता है हमारा अमोनिया। यस, अमोनिया, दैट इज NH3। यो मैम। जो मीडियम लेवल ऑफ टॉक्सिक होता है दैट इज अमीनो एसिड। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। और जो बहुत कम टॉक्सिक होता है दैट इज यूरिक एसिड। लिखा इसका मतलब ये नहीं है वो बहुत टॉक्सिक है, देखो वो कम टॉक्सिक है, तो यहाँ बच्चों को भी लिखा लगता है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं अमोनिया की तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो पूछेंगे मोस्ट टॉक्सिक, ये वाला मीडियम टॉक्सिक, और लास्ट इज लेस टॉक्सिक। लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक है। आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, मोस्टली उससे क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे बताओ जो मोस्ट टॉक्सिक है उसको बॉडी से कैसे निकालोगे। देखो, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं। जैसे लेबोरेटरी में तुम देखते हो ना, ऐसे बीकर्स में पड़ा होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना। इसका मतलब होता है ये हाईली एसिडिक है HCl। लेकिन फिर तुम एक जगह पढ़ते हो डिल्यूट HCl, ये भी लिखा होता है लैब में। डाइल्यूट HCl में क्या होता है कि HCl तो होता है, नो डाउट HCl है, लेकिन उसके अंदर मिक्सिंग हो रखी है। ठीक है, उसके अंदर मिक्सिंग करके रखा हुआ है सो दैट कि ये जो HCl है वो बहुत टॉक्सिक ना हो, यानी कि हम मिक्सिंग कर देते हैं किसी और लिक्विड की। ठीक है, तो जो मोस्ट टॉक्सिक है अगर उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो हम यूज करेंगे बहुत सारा पानी। ठीक है, सो नीड अबंडेंट वाटर, इसलिए फॉर लेस टॉक्सिक करने के लिए। फॉर रिमूवल बेटा, रिमूव करने के लिए बॉडी से उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। वो इतना टॉक्सिक होता है ना कि बनते ही उसको पानी में घोल के बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर नहीं घोला जाएगा तो फिर वो हार्म करेगा। ठीक है, जो यूरिया है उसमें मीडियम वाटर चाहिए, आपको थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और जो यूरिक एसिड है उसमें आपको लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं
कि अगर किसी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल बनाते होंगे अपनी बॉडी में, क्या वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कम पानी वाले एरिया में रहते हैं, ठीक ठीक पानी वाले एरिया में रहते हैं, या बहुत पानी वाले एरिया में रहते हैं? बहुत मैम पानी वाले बहुत पानी वाले एरिया में। बहुत हाँ, पानी। जिसके पास अबंडेंट पानी होता होगा, है ना? तो अबंडेंट पानी वाले ऑर्गेनिज्म तो एक्वेटिक होते हैं ना। यो यो मैं कहूंगी इसमें एग्जाम्पल होगा एक्वेटिक एक्वेटिक। ऑर्गेनिजम्स। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, कौन सी की बात कर रही हूँ मैं? इसका पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बोनी फिशेस। फिशेस। याद रखना, बोनी, कार्टिलेजिनस नहीं कहा मैंने, बोनी फिशेस कहा, ठीक है? और एक्वेटिक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, जैसे कि आपने देखा है जो फ्रॉग होता है उसका लार्वा टैडपोल होता है, पानी में मिलता है यस मैम। है ना? तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी टैडपोल लार्वा। और कोई? चलो, एक्वेटिक इंसेक्ट। एक्वेटिक एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, गुड। अब आते हैं हम लोग यूरिया के अंदर, राइट? यूरिया के केस में कैसे याद रखेंगे, जो शार्क होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, बोनी? कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस, राइट? तो शार्क कार्टिलेजिनस होती है, और शार्क इंसान को खा जाएगी अगर हम उसके पास जाकर उसको पॉप करेंगे। यस मैम। और इंसान ने हंटिंग कर ली तो इंसान भी तो शार्क को खाता है ना। ये अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई इंसान भी शार्क को खाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक लुलु मॉल करके गई थी लखनऊ में, तो वहां पर उन्होंने, वहां पे वो नॉनवेज काउंटर्स होते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक फ्रोजन शार्क रखी हुई थी, शार्क बेबी था वो। मैं एक्चुअल में शार्क बेबी को टच करके आई, मैंने पहले कभी टच नहीं किया था। खैर, तो इंसान भी शार्क को खाते हैं, ठीक है? काफी एक्सपेंसिव बिकती है मार्केट में। सो दैट मीन्स यूरिया किसमें बनता है, जिसमें मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर मिले, तो दैट इज ह्यूमन। मैमल्स लिख सकते हैं इसमें, और हम लिख सकते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क, है ना? बैक में लिखो शार्क, शार्क से मैमल और मैमल से शार्क याद रह जाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो हैव टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग, सैलमेंडर, है ना? देखो फ्रॉग इंसान की बॉडी से बहुत मिलता है, जब हम फ्रॉग पढ़ेंगे ना यू विल सी। तो देखो यहाँ पर वो सारे हैं जिनका ह्यूमन से कोई ना कोई रिलेशन है। पहले तो खुद ह्यूमन हो गया, फिर ह्यूमन शार्क को खाती है, शार्क ह्यूमन को खाती है, ये रिलेशन हो गया। और फिर फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मिलती है एक दूसरे से, ठीक है? और उसी के रिश्तेदार सैलमेंडर, राइट? तो ये याद हो जाएंगे। मैम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब ह्यूमंस और फ्रॉग का? हमारी एनाटॉमी में बहुत ज्यादा मिलते हैं एक दूसरे से। जब मैं तुमको ऑर्गन्स कराऊंगी ना, हमारे लंग्स एंड हमारे हार्ट, जब हम तुम्हें स्ट्रक्चर कराऊंगी, यू विल सी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स है ना, तो काफी हद तक वर्टिब्रेट्स सब एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। सो वी आर क्वाइट सिमिलर टू द फ्रॉग। इसलिए जब ह्यूमन बॉडी की स्टडी करनी होती है, हम फ्रॉग्स पे बहुत स्टडी करते हैं, डायसेक्शन करके। व्हेन आई डू यू द फ्रॉग ना, मैं आपको टीच करूंगी ना, यू विल सी कि एनाटॉमी बहुत ज्यादा मिलती है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके? यो मैम। चलो मैम हाँ बोलो। ये मेरीन फिशेस में भी हो सकता है यूरिया? मेरीन फिशेस में हो सकता है यूरिया, लेकिन ना बोनी फिशेस एक्चुअली ना, मेरीन फिशेस और एक्वेटिक फिशेस को हम थोड़ा सा हटा के कार्टिलेजिनस बोनी करके उसको छोटा कर देते हैं। अगर बड़े सेंस में पूछेगी तो एक्सेप्शंस आ सकते हैं, पर हाँ मेरीन फिशेस को यहाँ लिख सकते हैं यूरिया में। यस कार्टिलेजिनस मेंशन कर दी ना शार्क, तो मेरीन फिशेस को यहाँ मेंशन कर सकती है, बिकॉज बोनी फिशेस आर मोस्टली फ्रेश वाटर, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इसलिए हम छोटे सेंस में इसको करते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस यहाँ रखते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली शार्क रखते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये मेंशन है। तो ये वाला पार्ट ना एनिमल किंगडम से कंपेयर होकर आएगा, इसलिए मैं वही एग्जांपल करा रहा हूँ। वैसे मेरीन फिशेस इसमें आ सकते हैं, ठीक है? यस ओके, नाउ यूरिक एसिड, अब तुमने सुना ही होगा, पंछी उड़ते उड़ते पोटी कर देते हैं, तो करते हैं, दोज आर एव्स। वो इतना कम पानी चाहिए होता है उनको यूरिक एसिड बॉडी से निकालने के लिए कि वो पेस्ट जैसा बन जाता है, ठीक है? और रेप्टाइल्स नहीं करे हमने तक, तो रेप्टाइल्स ले आते हैं। रेप्टाइल्स में अपनी लिजर्ड भी आती है ना, तो लिजर्ड लिख लो। यो मैम। और जो आपसे पढ़ाने सिलेबस में आएगा दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच। कॉकरोच याद है?
मैम कॉकरोच रेप्टाइल्स में किसे आएगा? कॉकरोच रेप्टाइल्स में नहीं आएगा। कॉकरोच यूरिक एसिड मैंने अलग से कॉलम बनाया बेटा, ये देख। अच्छा मैंने सोचा नहीं, रेप्टाइल्स में नहीं आएगा। ठीक है जी, डन। यो मैम। सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। अभी थोड़ा सा और एनिमल किंगडम को कंपेयर कर ले। मैम। या तो तब भी कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन आएगा बे। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल पानी में रहते हैं, पानी में ही उनका जीवन है, उन्होंने वहीं जी के वहीं मर जाना है। अपने बॉडी सरफेस से भी वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी सरफेस से ऐसे बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहला कौन सा पानी था? पॉरीफेरा। यस, तो लिखे पॉरीफेरा। उसके बाद सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, फोरा है ना। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है ना, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, प्लेटी हेलमेट प्लेटीहेल्मिन्थ्स नहीं, यहाँ तक। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पानी में रहते हैं। यो मैम तो कैसे ये वेस्ट मटेरियल रिलीज करते होंगे? अमोनिया बनाते हैं इनकी बॉडी में। या अमोनिया टॉनिक ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म को एक नाम से भी बुलाते हैं। दे आर नोन एज अमोनिया टॉनिक अमोनोटैलिक। जो यूरिया सिक्रेट करते हैं दोज आर यूरियोटैलिक यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड करते हैं दोज आर यूरिकोटैलिक ग्लूकोटैलिक। शाबाश। ठीक है जी, तो ये है अमोनिया सिक्रेट करते हैं, तो ये क्या होंगे? अमोनियोटैलिक अमोनिया सिक्रेट करते हैं तो अमोनोटैलिक होते हैं, राइट। और कैसे सिक्रेट करते हैं? थ्रू बॉडी सरफेस। बॉडी स्पेशल ऑर्गन इनके पास होता नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल बॉडी है ना इनकी, इसलिए। अब उसके बाद आते हैं अपने पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स। यो मैम तो उनके लिए स्ट्रक्चर आता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया यस, देखो जब एनिमल किंगडम किया था ना, तो हमने ज्यादा फोकस किया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात हो रही है। तो प्रोटोनेफ्रीडियस होते क्या है? कुछ नहीं होते, जैसे हमारे पास किडनी होती है ना एक्सक्रीशन के लिए, इनके पास भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे नेफ्रीडिया कह देंगे या प्रोटोनेफ्रीडिया कह देंगे। पहले प्रोटोनेफ्रीडिया आता है, फिर वो मॉडिफाई होके एनालिडा में आपको नेफ्रीडिया दिखाई देने लगता है, फिर और मॉडिफाई होके हमारे अंदर किडनी बन गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, दीज आर द स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन यस, शाबाश। तो प्रोटोनेफ्रीडिया के केस में आपको कौन कौन मिलेगा? यू विल फाइंड प्रोटोनेफ्रीडिया इन, गिव इट अ ट्राई। हाँ बोल, सबसे पहले इसके इन फाइलम के बाद कौन सा आता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। यो मैम मैं हर किसी के साथ एक एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। जैसे प्लेनेरिया आता है इसमें, यो मैम आता है उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब अगर आपको याद हो एनालिडा, एनालिडास में नेफ्रीडिया होता है, लेकिन काफी सारे एनालिडा है जिसमें आपको प्रोटोनेफ्रीडिया में मिलेगा। ठीक है, तो मैं ध्यान से देखना, एक लाइन लिख रही हूँ, एक्सेप्शन होगी सम एनालिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी से बाहर है। तो सम एनालिड्स के अंदर आपको प्रोटोनेफ्रीडिया भी देखने को मिलता है। इतना क्लियर? यो मैम नेफ्रीडिया। नाउ नेफ्रीडिया इज समथिंग जो स्पेसिफिकली आपको किसमें देखने को मिलेगा? एक तो आपको एनालिडा में देखने को मिलेगा, तो हम लिखेंगे मोस्ट एनालिडस। और इसमें बहुत प्यारा एग्जांपल है, दैट इज अर्थवर्म। ये आपसे पूछते हैं पीवाईक्यूज में, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है जी, इसके अलावा आपको मिलेगा कौन से ग्रुप में? इंसेक्ट। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में। अब आर्थ्रोपोडा 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। एक जो सबसे बड़ा ग्रुप है इसका, दैट इज कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का? इंसेक्टा। उसके बाद कौन सा आता है? पानी में रहते हैं जो क्रस्टेशियंस। और फिर वो कौन होती है? मकड़ी। यो मैम दैट ग्रुप इज नोन एज एरेक्निडा। ठीक है, तो इंसेक्टा के अंदर आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। क्रस्टेशियंस के अंदर आपको कौन से इंसेक्टा के अंदर आपको कौन सा नेफ्रीडिया एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, नोन एज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। शाबाश। और क्रस्टेशियंस के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स, याद है? यो मैम एरेक्निडा के अंदर आपको मिलता है कॉक्सल ग्लैंड्स।
कॉक्सल ग्लैंड्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ग्रीन ग्लैंड्स तो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है जी, यो मैम। तो होमवर्क करके आई है तो बनना, यो मैम। पढ़ के आई है ना, यस मैम। तभी इसको आंसर आते हैं। रिलेट कर पा रही है ना, रिलेट कर पा रही है या नहीं? यस मैम कर पा रही हूँ। बेटा होमवर्क करने का बस यही फायदा होता है, आप रिलेट कर पाते हो ज्यादा, राइट। जो नहीं पढ़ के आए उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि एनिमल किंगडम काफी पहले हुआ था। ठीक है जी, चलो फ्री डेज हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे एक बहुत प्यारे ग्लैंड के पास। आपको याद है मोलस्का के अंदर क्या होता है? feather like gills, remember? ऐसे बनाते हैं, ऐसे उसके मेंटल के अंदर ऐसे हम उसका विसरल हम्प बनाते थे और यहाँ पर कहीं feather like gills बनाते थे। यो मैम। ठीक है, तो ये feather like gill होता है इसके पास। आगे चलते हैं, इकाइनोडर्म में क्या होता है? किसी को याद है इकाइनोडर्म है? इकाइनोडर्म कौन से सिस्टम के लिए फेमस है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। यूज वाटर वेस्कुलर सिस्टम ओनली। ठीक है, जब मैंने तुम्हें एकाइनोडर्म गैत्रा कराया था तब स्पेसिफिकली ये बात बताई थी। ओके, यो मैम। तो रिकॉल दिस वन। उसके बाद आपको याद है क्या होता है वो जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, कौन सा ग्रुप है वो? हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा। शाबाश, इसमें होते हैं हमारे प्रोबोसिस ग्लैंड। शाबाश। एंड देन वी हैव आवर वर्टिब्रेटा। यो मैम। Vertebrata is famous for having complex excretory system। ठीक है, इसमें मेनली तो हमारे पास किडनी आती है, पर हमें पता है कि जो हमारी फिशेज होती है उनके पास गिल्स भी आते हैं ना। यो मैम। ठीक है जी, तो कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें वर्टिब्रेटा में दिखता है। तो दिस इज ऑल द एनिमल किंगडम इज कंपाइल्ड। क्लियर सबको? थोड़ा रिकॉल हुआ? यो मैम। इसको रिकॉल नहीं हुआ, उसने होमवर्क नहीं किया, वो उसकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको कराया वो सब यहाँ लिखा है, आराम से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब एक साइकिल आती है ऑर्निथिन साइकिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑर्निथिन साइकिल? क्या होता है? ये क्या हुआ, व्हाइट क्यों आ रहा है? ये तो आंखों को चुभ रहा है, ट्रेस कर देंगे मुझे, ट्रेस। चलो, तो क्या होता है, अब हमारी बॉडी में ना ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में, पहले तो बताओ कौन सा वेस्ट बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया? यूरिया। यूरिया। वेरी गुड, शाबाश। तुम्हारी बॉडी में यूरिया बनता है, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में एक्चुअली अमोनिया भी बनता है। ठीक है, तो ये अजीब बात है, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या बनता है? यूरिया एंड अमोनिया। ऐसे बाय प्रोडक्ट बहुत सारे रिएक्शंस का बनता है। तो अमोनिया तो टॉक्सिक है, और मेरी बॉडी में इतना पानी तो है ही नहीं है कि मैं अमोनिया को रिलीज करूं, ऐसे तो मेरा सारा पानी इसी को रिलीज करने में चला जाएगा। तो अमोनिया का क्या किया जाता है हमारी बॉडी में? अमोनिया को चेंज कर लिया जाता है। तो हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जो अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में। तो दैट स्पेशल ऑर्गन इज नोन एज लिवर। लिवर। किसने बोलेगी? किसने बोला? आरुषि। शाबाश आरुषि, शाबाश, बहुत बढ़िया की हो। तो व्हाट डू लिवर डू इज, लिवर ले लेगा अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को किसमें चेंज कर देगा वो? यूरिया में। यूरिया इज नथिंग बेसिकली NH2O NH2 CONH2 होता है। तो अमोनिया तो वो रिलीज कर रहा है, NH ग्रुप को तो रिलीज कर रहा है, साथ में थोड़ा सा CO भी ले लेता है। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल ये दोनों हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, राइट। तो इनको वेस्ट को हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिवर। अब लिवर अमोनिया से यूरिया बनाता है एक साइकिल के थ्रू, और इस साइकिल को बुलाते हैं हम ऑर्निथिन साइकिल। क्या बुलाते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। शाबाश। अब मैं बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। जब लिवर में यूरिया बन गया, अब ये कहाँ एंटर होगा हमारी बॉडी में?
सुसु तो किडनी से बन के निकलता है ना, ये तो लिवर है। यूरिया किडनी तक कैसे पहुंचेगा? यूरिया को किसमें ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू, शाबाश। तो जो लिवर से ब्लड वेसल जारी होगी दैट वुड बी vena cava and it would be hepatic, actually it will be hepatic vein, क्योंकि वेन होती है जो हार्ट की तरफ ब्लड वेसल लेके जाती है, राइट? यो मैम। ये जाकर खुलेगी इंफीरियर वेना कावा। अब देखो अगर तुमने हार्ट करा है तो तुमको याद आएगा इंफीरियर वेना कावा में खुलेगी। इंफीरियर वेना कावा अगर मैं तुम्हें यहाँ डब्बा बना दूं तो रिलेट कर पाओगे? यो मैम। देखो ये मेरी लेफ्ट साइड, ये मेरी राइट साइड। इंफीरियर वेना कावा कहाँ खुलेगी? राइट साइड में, राइट साइड के एट्रियम में, राइट। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा फिर वो कहाँ पर ओपन हो जाएगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड? नेहा, लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। बोल क्यों नहीं रही? आवाज ही नहीं आ रही आज। आज आगे दे रही है। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड होता है ना ब्लड लंग के पास। यूरिया का तो कोई रोल नहीं है, तो यूरिया इसी में चल रहा है। पल्मोनरी आर्टरी से क्या बनेगा? पल्मोनरी वेन। कहाँ जाके खुलेगी वेन? लेफ्ट आर्टियम। लेफ्ट एट्रिया। एट्रिया कितनी बार बोला मैंने? देखो एट्रिया के बाद कहाँ खुलेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के बाद कहाँ खुलेगी? अयोटा। अयोटा। अयोटा के बाद कहाँ जाएगी? रीनल, नहीं रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी एंटर करती है किडनी में, और किडनी से जो यूरिया होता है वहां क्या निकलता है? रिमूव यूरिया आउट। ठीक है, समझ आई बात? तो ये पैसेज होता है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर सबको? यो मैम। लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। देखो वो गंदगी को साफ करने के काम आता है। तो अगर कोई बोले यूरिया बना कहाँ बॉडी में? लीवर। हाँ, लीवर में। इससे क्वेश्चन निकलेंगे। साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इज लीवर। 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 साइट ऑफ यूरिया एक्सक्रीशन? किडनी। एक्सक्रीशन साथ साथ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किडनी। मैक्सिमम यूरिया आपको कौन सी वेसल में मिलेगा? ये इतनी सारी आर्टरीज वेन बनाई है, किसमें सबसे ज्यादा आपको यूरिया मिलेगा? हेपेटिक वेन में। हाँ, मैक्सिमम यूरिया किसने बोला ये? पायल। वेरी गुड पायल, हेपेटिक वेन। और मिनिमम? रेनल आर्टरी में। रेनल। यस, मिनिमम राइट। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनता है। नाउ इफ आई शो यू द नेक्स्ट पेज, देखो ये ऑर्निथिन साइकिल है। मैंने यहाँ डिटेल लिखी है आपके लिए, आप एक बार पढ़ लेना। ऑर्निथिन साइकिल बनाने के लिए नहीं आती, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऑर्निथिन साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। तो ऑर्निथिन साइकिल चलती है लिवर सेल्स में। होता है क्या है, एक ऑर्निथिन साइकिल वैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली जो सब्सटेंस है जो यूज होता है सबस्ट्रेट, दैट इज ऑर्निथिन। ऑर्निथिन से अमोनिया आके कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला मॉलिक्यूल बन जाता है सिट्रुलिन, पानी का एक मॉलिक्यूल रिलीज करके। ठीक है, फिर सिट्रुलिन चेंज होता है आर्जिनिन, और यहाँ पर एक एटीपी यूज हो जाता है। ओके, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। फिर आर्जिनिन फिर से चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ यूरिया, यहाँ पर भी एक एटीपी यूज होता है। तो मतलब एनर्जी की मदद से, इट इज एन एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आर्जिनिन ऑर्निथिन दोबारा से रीजेनरेट होता है, और यहाँ पे यूरिया बाहर निकल गया। तो अमोनिया आया था और यूरिया बाहर निकल गया। ये सब कुछ लीवर के सेल्स में होता है, दैट इज हेपेटोसाइटिक सेल। सो ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखना। ऑर्निथिन और यूरिया साइकिल इज अ साइकिल ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। इतना क्लियर हमें? यो मैम। ये किसमें होती है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में होती है जैसे हम।
ये क्या करती है, जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, दिस साइकिल वाज द फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल टू बी डिस्कवर। तो बॉडी में सबसे पहली मेटाबॉलिक साइकिल डिस्कवर हुई थी ना, मतलब एक केमिकल साइकिल डिस्कवर हुई थी, वो ये थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एक बार इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ना, ये इतनी डिटेल में आती नहीं है, बट आप एक को पढ़ लेना क्योंकि बहुत छोटू सी है। यार ये बंद हो जाएगा, इसमें सर्कल बनता है ना, बंद हो जाता है, देखो बंद हो गया। दोबारा कर देते हैं। ओहो, ढूंढना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा पीछे आके। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। ठीक है जी, तो वो पिक्चर निकाल दो एनसीईआरटी में जहाँ पे ह्यूमन किडनी बनी हुई है। पेज नंबर 1 से 292 291 1 या 2? मैम 291 हो गया, 2-3 बारी में ढूंढा था मैंने वो चैप्टर, पता नहीं कहाँ गया। एक ही पेज का है ना, इस वजह से खो जाता है हर बार मुझसे। एक सेकेंड, यूरिन कंट्रोल बॉडी मशीन, एक मिनट यार। सेल डाइजेशन, ब्रीदिंग, न्यूरल कंट्रोल, एक्सक्रीशन, या ठीक है जी। चलो कर ले किडनी के बारे में। यो मैम बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये सबको पता है, यो मैम राजमा की तरह होता है ना। यो बॉडी के फ्रंट में होती है वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड? मैम डोर्सल साइड पे डोर्सल साइड हो रहा है तो पीछे हाथ रखते हो ना तुम, वहां पर होता है। आगे की तरफ तो आपकी इंटेस्टाइन होती है, फिर उसके पीछे आपका यूट्रस होता है, तो ये पीछे की तरफ होता है थोड़ा। ठीक है जी, तो किडनी की बात करते हैं तो किडनी डोर्सल साइड पे होता है। कितने पेयर्स होते हैं अपने पास? 2 पेयर्स पेयर्स ऑफ किडनी हमारे पास होती है। ठीक है, थोड़ा पोजीशन का फर्क होता है, पर चलो वो तुम्हारे को सिलेबस में नहीं तो क्यों छोड़ना। 2 पेयर ऑफ किडनी होती है जिसमें से 2 पाइप्स निकलते हैं। हम दोनों पाइप्स को क्या बुलाते हैं? यूरेटर और वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं जहाँ पे सूसू स्टोर होता है। फाइनली आप सूसू करते हो, राइट? यो मैम अब किडनी को थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं। यो मैम दिस इज अ किडनी। मेरी वॉइस कराने वाली थी पर मैंने करा दिया, ये तुम्हारा होमवर्क था वैसे। देखो किडनी में सी शेप से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुमको, तो ये जो सेंटर की तरफ सी से शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कॉनकेव स्ट्रक्चर, क्योंकि बाहर के रिस्पेक्ट में देखना है। सो दिस इज अ कॉनकेव एंट्री। ठीक है, कॉनकेव सेंटर होता है ये बिल्कुल। इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं हम? दिस इज नोन एज हाइलम। हाइलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैंने बताया, क्योंकि हाइलम वो पॉइंट है जहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगी। तो हम कह रहे थे ना कि लिवर से आती है यहाँ पर ब्लड वेसल, हिपैटिक आर्टरी आती है, कह रहे थे ना, तो वो यहीं से एंटर करेगी। और यहाँ से हिपैटिक वेन भी निकलती है बाहर, राइट? तो वो सब कुछ यहीं से एंटर करता है। एंड इवन यूरेटर बनाया ना आपने, तो यूरेटर भी यहीं से निकल रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सी शेप हाइलम इज इंपॉर्टेंट। तो हाइलम इज द पॉइंट जहां से वेन्स एंटर हो रही है और यूरेटर बाहर को निकल रहा है, राइट? अब आपको मैंने जर्नल बात बताई थी बहुत बार मालूम में कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा आउटर साइड जो होता है बिल्कुल कॉर्नर्स पे, आउटर के साथ हमेशा वर्ड लगाते हैं हम, आउटर कॉर्टेक्स और इनर इज मेडुला बस वो चीज तुमको लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर रीजन होगा ना किडनी का, ये वाला सारा, इसको आप बुलाएंगे कॉर्टेक्स। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया। अब कॉर्टेक्स के बाद हम बनाते हैं इनर मेडुला। तो इसके मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा पास बन गया तो 2 बनाते हैं। ठीक है, दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स। मजा आला बन जाए मुझसे। कभी कभार ऐसा होता है कि काश ऑफलाइन क्लास होती तो तुम में से एक बच्चे को बोलती चाय बना के पिलाओ, नलायक को, मजा आ जाते हैं। आती है किसी को बनानी? यो मैम इलायची आती है किसी को बढ़िया से? यो मैम याद रखना कभी मिलो तो। यो मैम
गुड, यस मैम। ये बच्चे समझदार है ऐसे, वैसे पागल है लेकिन ऐसे समझदार है। इनर में मैंने हमें ट्रेंड करके रखा होता है सब चीजों में। अच्छा, इन सब चीजों में ट्रेन करके रखा होता है। यो यो Yes, मैम। ma'am. यो मैम। देख बेटा, अब मैं तो कुछ मजेदार चीज बताने वाली हूँ। ये जो मेडुलरी पिरामिड है और ये बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं ना वो यहाँ को एक्सटेंड होते हैं, अंदर की तरफ को आते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसी कोई चीज एक्सटेंड होती है ना पाइप की तरह, इसको हम बोलते थे कॉलम है। आपने कभी केमिस्ट्री फिजिक्स में वर्ड सुना ही होगा, कॉलम्स। यो मैम। तो ये जो कॉलम जिन्होंने डिस्कवर किए थे उनके नाम पे कॉलम पड़ गया, तो दिस इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टीनी किसकी एक्सटेंशन है, कॉर्टेक्स की या मेडुला की? मैम कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होती है। यस, ध्यान से सुनना इसको, एक्सटेंशन बहुत स्पेसिफिक चीज है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। क्लियर है सबको? यो मैम। अब इधर आते हैं, ये जो हाइलम था ना इसके पास एक पेल्विक साइड होती है, एक ना ऐसे मतलब ऐसे, मैं को हल्का से रीजन है जो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा नहीं, अभी मैं रियल किडनी भी दिखाऊंगी। जैसे होता है पेल्विक रीजन की तरह होता है, इस तरीके के, जैसे हिप रीजन होता है ना, हिप रीजन कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ ऐसा से ही बना होता है, पियर शेप्ड, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज क्या, रेनल पेल्विक। रीनल पेल्विक, शाबाश, रीनल मतलब समथिंग रिलेटेड टू किडनी एंड दिस इज अ पेल्विक, तो रीनल पेल्विक इज अ रीजन। अब रीनल पेल्विक की भी एक्सटेंशन होती है जो बीच बीच में जाती है, देखो कैसे कैसे दिख रही है आपको। यो मैम। तो जो रीनल पेल्विक की एक्सटेंशन जा रही है ना, इनको हम बुलाते हैं कैल्सिस, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। तो अब बड़ा आफत हो गई कि तो कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर बन गया। नेफ्रॉन कुछ यहाँ पर कहीं होंगे, तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इसको लेबल कर दूं कहां से कहां मूवमेंट हो रही है स्ट्रक्चर की। यो मैम। बना लिया सबने? सबने बना लिया तो बताओ खत्म है ये फिर? यो मैम। यो मैम। एक बार इसको लेबल कर लेते हैं कि किस तरीके से मूव करेगी, बहुत सिंपल है। क्या बना दूं? यो मैम। सबसे पहले आएगा आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद हम जाएंगे मेडुला, मेडुला के बाद ओपन होगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद ऊपर होगा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद होगा रीनल पेल्विस के ऊपर बाद होगा हाइलम, यो मैम। यूरेटर, यो मैम। यो मैम। यूरेटर के बाद यूरेटर, ये रहा, यूरेटर के बाद आता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी के बाद बाहर चला जाएगा आउटसाइड, ये ठीक है। तो अब क्लियर है सबको, ऑर्डर क्या रहेगा? यो मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देख सकते हो जो ब्लड वेसल अंदर आ रही है वो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल बाहर ब्लड लेके जा रही है दैट इज वेन, इतना तो हमको पता ही है, आर्टरी लेके आएगी वेन लेके जाएगी, है ना, कि वेन है दिल में जाके खुलेगी, आर्टरी तो अंदर की तरफ चली जाएगी, करेक्ट। तो ये आपको देखेगी। नाउ देयर आर टू यूरेटर्स, अब यूरेटर नीचे जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, तो थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर देख लेते हैं, ओके। यो मैम। अब हमने जो पढ़ा है उसको रियल स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो देखो किडनी का एक्सटेंशन है, सबसे पहले तो किडनी पीछे की तरफ होती है, तो कुछ ये पीछे की तरफ का स्ट्रक्चर है, देखो दीज आर टू किडनीज, और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दिख रहा है आपको ऊपर टोपी जैसे, ठीक है जी। यूरेटर आपको दीज आर द यूरेटर्स, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ओके। यो मैम। आगे चलते हैं, अब ये रही हमारी किडनी, आप इस किडनी में देख सकते हो डायसेक्शन है किडनी का, ये आउटर कॉर्टेक्स है, देखो अलग से कलर का दिख रहा है ना थोड़ा, यो मैम। इनर मेडुलरी रीजन पिरामिड जैसा बना हुआ है थोड़ा थोड़ा, सो ये द इनर मेडुलरी पिरामिड। रीनल पेल्विस आप देख सकते हो, ये वी शेप स्ट्रक्चर है जिसके बीच में एक्सटेंशन भी जा रही है, तो ये रीनल पेल्विस हो गया। और वो जो सी शेप स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली में हाइलम ऐसा दिखता है, तो अगर खोल के देखे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्लियर। अब यूरिनरी ब्लैडर दिखाती हूँ मैं आपको।
देखो यूरिनरी ब्लैडर का कैसा होता है, यहाँ बना हुआ, यहाँ बना देते हैं। यूरेटर ऊपर से आ रहा है और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ना स्पेशल मसल्स होती है जो ये जांच लेती है कि कितना सूसू उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो इन स्पेशल मसल्स को अपन क्या बुलाते हैं, दीज आर नोन एज डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल। अब मैं इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये कैसी मसल है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री स्मूथ होती है या फिर स्केलेटल होती है, स्मूथ मसल स्मूथ है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या करती है कि अब ये मसल थोड़ी बताएगी मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि सूसू भरा है या नहीं, तो इन मसल पे रिसेप्टर होते हैं। देखो ये रिसेप्टर बना दिया मैंने, ये होते हैं हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि जब सूसू आधा भर जाता है ना, जब आधा होता है उसके बाद तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब सूसू करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर ही है जो बताते हैं हमारे ब्रेन को कि अब सूसू की टेम्पटेशन हो रही है। तो जब भी तुम्हें सूसू फील हो, दैट मींस आधे से ज्यादा अब ये भर चुका है, तभी तुम्हें सेंसेशन आता है, उससे पहले सेंसेशन आता भी नहीं है। ओके, अब बात ये है कि सूसू हम कभी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, यो मैम, और एक टाइम के बाद कंट्रोल नहीं भी कर सकते। यो मैम। वो एक्चुअली दो स्पिंक्टर होते हैं, स्पिंक्टर आर जस्ट लाइक वॉल्स, एक्चुअली कुछ नहीं होता। जैसे ये मसल है ना, तो मसल के ऐसे एक्सटेंशन, मतलब वो इस तरीके से रबर बैंड की तरह हो जाती है मसल, तो ऐसे बंद हो जाएगी तो स्पिंटर का काम कर रही है, फिर ये खुल जाएगी, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे दो स्पिंटर होते हैं, अब ये इनर साइड है तो दिस इज इनर स्पिंटर, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दिस इज स्मूथ मसल, यानी कि इनवॉलेंट्री। यो मैम। आउटर स्पिंक्टर, दिस इज द वन जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वॉलेंट्री। तो कभी कभार होता है ना कि अगर सूसू की बहुत टेम्पटेशन हो फिर भी तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आउटर स्पिंक्टर। तो जब आधा सूसू भर जाता है ना, तो ये खुल जाता है इनर स्पिंक्टर, और जो यूरिन होता है यहाँ तक भर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता जब तक तुम आउटर स्पिंक्टर को ओपन ना करो। एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा, अगर बहुत ऊपर तक यूरिन भरने लग जाए, फोर्स से पूरे ही भरने लग जाए, इन दैट केस आउटर स्पिंक्टर भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, अदरवाइज यूरिनरी ब्लैडर फट सकता है। समझ आई बात? यो मैम। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो ये यूरिनरी ब्लैडर का हम इंटरनल पार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल पार्ट नहीं दिखाई तो बहुत अच्छे से नहीं है, ये तो किडनी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया दैट्स द ओनली पार्ट, डिट्रूसर मसल याद रख लेना, ओके। यो मैम। यो मैम। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द किडनी। क्वेश्चन लगा ले, यो मैम। चलो क्वेश्चन लगा के देखते हैं निकलते हैं या नहीं। सो लेट्स ट्राई, पहले थोड़ा ये वाले क्वेश्चन लगा के देखो, उस तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Try this. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्वेश्चन है। I'll give you 4 minutes. Start. देखो एग्जाम्पल बेस्ड ही है। 3 minutes left.
Last 2 minutes. Chat में type down the answer. जिनका okay. Okay, Jagdish. नेहा, प्रिया. Good. Good. Within 3 minutes तुमने कर लिए 6 क्वेश्चन. That's a very good thing. Very good speed. Good, Bhumi, Sakshi, Kritika, Pankaj, Arushi. Good, बेटा. Good, Meenakshi. Good, Archana. Good, Ankita. Good, Anshul. Muskan. Okay, Muskan. Fourth नहीं आता. Okay. आ जाओ, फिर आ जाओ. देखो. Hey. Now. Good, बेटा. और कौन है? Good, लेनिका. प्रीति. थोड़ा स्पीड और बढ़ाओ, है ना? अच्छा, अंकिता. ओके, चलो. Which of the following characteristic is common both in human and adult frog? देखो, ये भी वही कंपैरिजन पूछ रहा है जो तुम मुझसे पूछ रहे थे. कंपैरिजन क्या है इसमें कि दोनों के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है. ये कहाँ से होता है 4 चैम्बर हार्ट? फ्रॉग में. एम्फीबियन में कौन सा होता है? 3 चैम्बर 3 चैम्बर होता है बेटा. एक वेंट्रिकल 2 ऑरिकल वाला. तो ये तो गलत है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती दोनों में. फ्रॉग के अंदर तो एक्सटर्नल होती है ना, टैग और लावा बनता है. हमारे पास अडल्ट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, दोनों में यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन. आंसर इज डी. ठीक है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ गया, याद करने वाला ये. फोर्थ, यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड और एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन. किसमें मिलता है आपको? बर्ड्स में मिलता है. आपको पता है बर्ड्स में मिलता है. तो पहले तो ये सारे कैंसिल हो गए, बर्ड्स मिल गया. अब बर्ड्स के साथ किसमें मिलता है आपको? तो बात ही नहीं हुई थी, राइट? तो आंसर वुड बी ए. ये भी लर्निंग पे था. तो जो वाले एग्जांपल वाले वो सारे के सारे लर्निंग के ऊपर दिए. देखो, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय कौन से साइकिल से होता है? सीधा आंसर. इन यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक मतलब यूरिया. यूरिक एसिड. यूरिया इज यूरिक एसिड, दैट इज यूरिको. देख बेटा, यूरिया, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक में फर्क कैसे याद रहेगा कि यू एन सी आ रहा है तो दिस इज यूरिक एसिड. ठीक है, यूरिया के अंदर सी नहीं आ रहा ना तो एसिड वाला वर्ड नहीं आएगा. तो सी से याद रखना, एसिड के लिए लिखा है. ओके, यो मैम. यूरिक एसिड में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से करना. तो यूरियोटेलिक है यूरिया वाले एनिमल, इसलिए ऊपर लिख लेना. यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है हमारा? ऑर्निथिन साइकिल. तो ऑर्निथिन साइकिल रिमूव 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन लिवर, है ना? कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट? एक तो यूरिया होता है, राइट? तो ये दोनों तो नहीं है. दूसरा सॉरी, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है वो? CO2 एंड अमोनिया. हाँ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया. बताया था ना, अमोनिया को ही मॉडिफाई कर देता है वो NH2CO NH2 में. दैट इज यूरिया ना. यस मैम. ठीक है, यूरिया क्योंकि यूरिया की तो फॉर्म करा है. एक्चुअली में वेस्ट प्रोडक्ट जो था ऑर्निथिन साइकिल में एंटर किया था, दैट वाज अमोनिया. इसलिए आंसर अमोनिया होगा. ओके, for example in which the nitrogenous waste are excreted from body in the form of uric acid. uric acid की फॉर्म में कौन कौन निकालता है? Birds and lizards. Lizards, amphibians. Answer would be A. Right? सारे examples के बेस पे थे, सिर्फ थोड़ा दिमाग, right? So what I'm gonna do is, अब मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, I'll send you the homework ऊपर वाले. ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर. होमवर्क लिखो क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 1 2 5 6. लिखो 1 2 5 6 13
14, 15, 16, yeah, this much. ठीक है? 16 का Yes, cross finger क्या ना? Then we'll do it. एक second. And 43. 43. Yep. Okay. Yo, ma'am. Now I'm starting the poll. Answer me then in poll. What do you think? And then Yo, ma'am.